अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में होंगे, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। और पिछले चंद दिनों में बहुत से नए दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनका बहुत शुक्रिया। और अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहता है। दोस्तों, आप लोग गुज़श्ता चंद महीनों में ख़बरों में ये तवातुर से सुन रहे होंगे कि इसराइल और कुछ अरब मुल्कों के ताल्लुकात में गर्मजोशी आ रही है। कुछ के सिफारती ताल्लुकात कायम हो चुके हैं और कुछ के बारे में ये कहा जा रहा है कि आइंदा कायम होने वाले हैं। और इसी तनाजुर में फिर पाकिस्तान में भी ये बहस और ये आवाज़ उठ रही है कि अगर अरब मुसलमान मुल्क इसराइल के करीब हो रहे हैं, उसे सिफारती सतह पर तस्लीम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान क्यों नहीं। तो आज हम इसी पर गुफ्तगू करेंगे। अरब दुनिया और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात में जो ये क़ुर्बत पैदा हो रही है, इसे आलमी हलकों, मीडिया में और इंसानी हुकूक़ के बहुत से ग्रुपों में, खुसूसन उन ग्रुपों में जो हथियारों के फैलाव को रोकना चाहते हैं, उनमें एक तरह से हलचल है और इस पेशरफ्त को ख़तरात से मुबर्रा नहीं समझा जा रहा और इस पर तशवीश भी जाहिर की जा रही है। बीबीसी की एक तवील तज्जियाती रिपोर्ट में सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये फ़िक्रा नोट किया गया है, लिखा गया है कि वो ये कहते हैं कि मशरिक़ वस्ता में खून का एक कतरा बहाए बगैर अमन की एक नई सुबह तुलू हुई है। तो हम इस गुफ्तगू में ये देखेंगे, ये जानना चाहेंगे कि क्या वाकई जो कुछ नज़र आ रहा है वैसा ही है या अमन के नाम पर हथियारों के सौदे हो रहे हैं और मशरिक़ वस्ता में हथियारों की एक नई दौड़ शुरू करवा दी गई है। इस पर बात करने के लिए हम यरूशलेम चलेंगे। सहाफ़ी हरिंदर मिश्रा वहाँ बहुत बरसों से मुकीम हैं। वो एक उस्ताद भी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और बहुत सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और बीबीसी वर्ल्ड सर्विस की मुख्तलिफ आउटलेट से एक सीनियर तज्ज़ियाकार की हैसियत से बहुत बरसों से वाबस्ता रहे हैं। हरिंदर, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल के लिए वक्त निकाला। मैं जानती हूँ कि आप बहुत मसरूफ़ हैं, लेकिन आप वहाँ बहुत बरसों से मुकीम हैं, तकरीबन 20 बरस के करीब हो गए आपको वहाँ रहते हुए, तो आप वहाँ की सियासत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो आप ये जानते होंगे कि इसराइल और अरब मुल्कों के दरमियान पसे पर्दा कोर्टशिप तो बहुत अरसे से चल रही थी, लेकिन अब उसका बाज़ाब्ता ऐलान होना शुरू हो गया है। तो अब ये बताइए कि वहाँ पर क्या खबरें हैं और कितने अरब मुल्क इस लाइन में हैं, खुसूसन सऊदी अरब के बारे में क्या खबरें हैं? देखिए, यहाँ पर जो मीडिया में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि इंडोनेशिया और ओमान को लेकर के जो है स्पेकुलेशन काफ़ी नज़र आ रहा है। और जहाँ तक सऊदी अरेबिया का सवाल है तो ये कहा जा रहा है कि अभी कुछ हफ्ते पहले जो है एक खबर आई थी कि यहाँ से एक फ्लाइट जो है यहाँ से गई और उसमें वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू खुद थे और उसमें मोसाद के चीफ योसी कोहेन भी उसमें थे। और बताया जा रहा है कि वहां जाकर के उनकी मुलाकात एमबीएस से हुई, जो कि सऊदी अरेबिया की तरफ से इसको इनकार किया गया और कहा गया कि इसमें बिल्कुल किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि शायद जो है शुरू में दोनों ही जो फरीक हैं वो इसके लिए तैयार थे कि इसको ऐलान किया जाएगा, लेकिन बाद में सऊदी अरेबिया को ऐसा लगा कि अभी सही वक्त नहीं है इस तरह के किसी ऐलानात के लिए और इसी वजह से वो बैक ट्रैक कर गए और फिर यहाँ भी जो है उसको लेकर के चुप्पी साध ली गई और जो है कोई चर्चा नहीं हुई। तो हरिंदर, आप तो ये जानते ही होंगे कि इंतिफादा के दिनों में और उसके बाद के भी बरसों में वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर बहुत ज़्यादा ये तनकीद होती रही कि उनकी जो पॉलिसियां हैं, खुसूसन फ़लस्तीनियों के बारे में, उसकी वजह से वो इसराइल को तनहा करते जा रही हैं। लेकिन अब हालिया बरसों में तो बिल्कुल ये लग रहा है, और खुसूसन चंद महीनों में, कि नेतन्याहू फ़लस्तीनियों को तने तनहा करने में कामयाब हो गए। जी बिल्कुल, यहाँ पर कुछ सियासी तज्जिया निगारों ने तो ये भी कहा है कि ये एक ब्लफ था कि जब तक इसराइल फ़लस्तीनी तनाज़े का कोई हल नहीं निकलता तब तक इसराइल को जहाँ तक सिफारती सतह पर किसी तरह की कोई पेशरफ्त नहीं होगी। वो किसी भी
अरब मुल्क के साथ जो है ताल्लुकात नहीं बना पाएगा। और अब ये कहा जा रहा है कि नेतन्याहू का जो पोजीशन था वो ये था कि ऐसी कोई बात नहीं है और ये एक चीज जो है वो दूसरे चीज पर डिपेंडेंट नहीं है। तो अब नेतन्याहू और उनके जो करीबी लोग हैं वो सभी ये कह रहे हैं कि ये जो ब्लफ एक था वो पकड़ा गया और नेतन्याहू का जो पोजीशन था वो बिल्कुल सही साबित हुआ है और इसे उनकी बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश किया जा रहा है। अच्छा, बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश किया जा रहा है, मगर ये क्या एक तरह से कुछ हिपोक्रेसी नहीं है, मुनाफकत नहीं है? इसराइल एक जमहूरी मुल्क है, वजीर आजम के लिए एक बरस में 2-3 मरतबा इंतखाबात हो जाते हैं, लेकिन वही वजीर आजम जाकर बिल्कुल एक मुतल्लिकुल अनान बादशाहों से जाकर मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं उनको। ऐसे मुल्क जिनमें अवाम को कोई जमहूरी हुकूक हासिल नहीं, उनकी कोई आवाज नहीं है, और उनसे हाथ मिला के उन्हें करीब ला के इसराइल के ये कोई बहुत बड़ी कामयाबी समझा जा रहा है इसराइल में। वहां का मीडिया इस पर कुछ नहीं लिखता। जब तक इसराइल के लिए कन्वीनियंट था तब तक नैरेटिव बिल्कुल अलग था। जब तक इनके साथ ताल्लुकात नहीं थे तब तक ये कहा जा रहा था कि ये सारे डिस्पॉट्स हैं और ये सारे जो हैं ऐसी जगह हैं जहां पर बिल्कुल आवाम को किसी तरह का कोई हकूक नहीं है और इस तरह की बातें होती थी। लेकिन अब जब बिल्कुल नैरेटिव बदल गया है और ये कहा जा रहा है कि इन मुल्कों के साथ तो इसराइल का कोई किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट था ही नहीं और चूंकि कोई तनाजा नहीं था तो बिल्कुल ताल्लुकात क्यों ना हो, इस तरह की बात कही जा रही है। और बात यह भी की जा रही है कि बड़ा शेयर्ड इंटरेस्ट है इन मुल्कों के साथ इसराइल का, तो ताल्लुकात ना होने की कोई वजह नहीं है। और साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि ये जो 3 इंतखाबात हुए इसमें नेतन्याहू अपने कैंपेन में उनका जो सबसे अहम दावा था जिसकी वजह से वो कह रहे थे कि उन्हें लोग वोट दें, वो ये है कि उन्होंने वो कर दिखाया जो बाकी और कोई नहीं कर पाया था और उन्होंने अहम जो है कामयाबी हासिल की इन सारे मुल्कों के साथ, अरब दुनिया के मुल्कों के साथ सिफारती ताल्लुकात जो हैं वो बना पाए जो बाकी लोग नहीं कर पाए थे। और उन्होंने कहा कि मैं ही सिर्फ इस तरह एकमात्र मैं अकेला ऐसा रहनुमा हूं इसराइल का जिसको कि पूरी दुनिया जो है वो एक्सेप्ट कर रही है, जो सभी कबूल कर रहे हैं जिसे। और अगर इसराइल को डिप्लोमेटिक फ्रंट पे अगर सही सलामत रहना है और इसराइल को अगर प्रॉस्पर करना है तो जाहिर है कि लोग मुझे चुने, क्योंकि और कोई ऐसा यहाँ रहनुमा नहीं है जो मुझे रिप्लेस कर सकता है और इस तरह की कामयाबी हासिल कर सकता है। कि इसराइल को ये सब अरबों की मार्केटें और मंडियां मिल जाएंगी अपने लोगों के लिए, अपने कारोबार के लिए, जो आजकल की दुनिया में एक बहुत बड़ी बेशक कामयाबी समझी जाती है। इसके पसे पर्दा तो बहुत ज्यादा हथियारों के सौदे हैं। और देखिए जैसे कि मुत्तहिदा अरब अमारात है वो $23 बिलियन का हथियार खरीद रहा है अमेरिका से, जिसमें F-35 भी शामिल हैं। इसके अलावा मराकश भी लाइन पर है, $1 बिलियन के हथियार वो खरीदने वाला है। अरब को तो सिर्फ लग रहा है कि हथियार खरीद रहे हैं, हथियारों की शॉपिंग कर रहे हैं और इसराइल को पूरी मार्केट मिल गई है। तो ये तो अमेरिका और इसराइल के लिए तो बहुत विन विन सिचुएशन है। देखिए, जहाँ तक हथियारों की खरीदारी चल रही है तो आपने F-35 का जिक्र किया। F-35 को लेकर के जब यहाँ पर ये ऐलान हुआ कि UAE को, मुत्तहिदा अरब अमीरात को अमेरिका जो है वो F-35 देने जा रहा है, तो यहाँ पर जो अपोजिशन की जो पार्टियां हैं, जो हिज़्ब इख्तिलाफात है, उसके तरफ से काफ़ी जो है इस पर तनकीद की गई और कहा गया कि इसराइल का जो मिलिट्री एज है और उसको लेकर के अमेरिका भी जो है वो कमिटेड है। ये एक जो है ये गड़बड़ी हो रही है और इसराइल की हिफाजत को खतरा हो सकता है और इसको लेकर के काफी यहाँ पर जो है नाराजगी नजर आई। लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ से ये कहा गया कि सरकार इसके लिए कभी तैयार नहीं होगी। हालांकि यहाँ पर रिपोर्ट ऐसी भी छपी कि चोरी छिपे सीक्रेटली इसराइली हुकूमत ने भी इसकी इजाजत दे दी थी और उसने कह दिया था अमेरिका को कि अमेरिका ऐसा कर सकता है। अब बस शर्त ये थी कि अमेरिका जो है कि किसी भी हालत में इसराइल का जो मिलिट्री एज है उसको बरकरार रखेगा। और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने इनको पूरी तरह से एश्योरेंस दिया कि इस पोजीशन को किसी तरह से नहीं बदला जाएगा। जिस तरह के खेमे बनते नजर आ रहे हैं उसमें ये साफ जाहिर है कि
ईरान जो है उसे इसे सारे गल्फ के जो मुल्क हैं वो खतरा उससे महसूस कर रहे हैं, और इजराइल जो कह रहा है उसके जौहरी प्रोग्राम को अपने लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बता रहा है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा शेयर्ड इंटरेस्ट है जिसको लेकर के इस मामले पर भी सभी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं। अच्छा। तो ये जो ब्लॉक्स जो बनते जा रहे हैं, तो ये लड़ाई तो पहले से ही चल रही है। अमेरिका को मौका मिल गया अपने हथियार बेचने का इस लड़ाई में और इस लड़ाई को और आगे बढ़ाने में। तो जी देखें, मतलब पूरा नैरेटिव ही जो है यहाँ पर काफी बदला हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहले जब भी बात होती थी मशरिक़ वुस्ता, तो सबसे पहली बात जो लोगों के जहन में आती थी वो था इसराइल फलस्तीनी तनाज़ा। अब जो है इसराइल भी काफी हद तक जो है ये नैरेटिव आगे बढ़ाया है, इसराइल की तरफ से बढ़ाया गया, ऐसा मुझे महसूस हुआ है। मैं जब से आया हूँ तब से तक पिछले 20 सालों के दौरान मैं ये देख रहा हूँ कि लगातार गल्फ वॉर के बाद से ही लगभग यहाँ, या फिर ओस्लो के बाद से ही एक कोशिश रही है कि इसको जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट किया जाए, और इधर ईरान के जौहरी प्रोग्राम को लेकर के जो है इसको लेकर के काफी इसराइल अटेंशन डाइवर्ट करने में कामयाब भी रहा है। और पूरी दुनिया जो आज है, पूरी दुनिया जब भी मशरिक़ वुस्ता की बात कर रही है तो पहली बात उसके जहन में जो है वो इसराइल फलस्तीनी तनाज़ा नहीं बल्कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम है, उसको लेकर के सभी बात कर रहे हैं। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा जमहूरी मुल्क है, लोग माने या ना माने, ठीक है उसमें कुछ इंटरप्शंस हुई हैं, लेकिन 70 से बाकायदा इंतखाब हो रहे हैं। एक जमहूरी मुल्क है, एक जौहरी मुल्क है, एक लिहाज से इस्लामी मुल्कों में एक बहुत नुमाया मुल्क है। तो इसके बारे में इसराइल में क्या राय है कि क्या मतलब ये इसी खेमे में शामिल होने जा रहा है, ये जो इसराइल को तस्लीम करने वाले मुल्कों की लाइन में पाकिस्तान भी है, वहाँ क्या कहा जा रहा है? फिर मैं आपको बताऊंगी कि पाकिस्तान में क्या इस बारे में कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन इसराइल में ये बताइए कि वहाँ पर इस बारे में क्या खबरें हैं? देखिए, यहाँ भी चर्चा काफी गर्म है कि पाकिस्तान भी इसराइल को तस्लीम कर सकता है। चीजें जो है वो हुकूमत जो है वो चाहती है कि ये चीजें जो है वो पब्लिक डोमेन में आए। चर्चा यहाँ पर यह है कि एक यहाँ पर कोई सीक्रेट विजिट हुआ है, कोई सीनियर अहलकार जो हैं जो कि वजीर आजम इमरान खान के काफी करीबी हैं, वो यहाँ आकर के गए हैं, इस तरह की खबर छपी है। और ये एक कोई ट्वीट है, नूर दहारी बोल करके कोई साहब हैं, उन्होंने इस तरह का ट्वीट किया और उसको लेकर के यहाँ रिपोर्ट शाया हुई है। लेकिन ये कहाँ तक सही है या नहीं है ये हमें नहीं पता, लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि हाल फिलहाल पाकिस्तान से काफी लोग यहाँ पर आए हैं, टूरिज्म के लिए आए हैं, कई सारे डेलीगेशंस भी यहाँ पर आए हैं। और ये भी मैं आपको कह सकता हूँ कि कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर यहाँ पर आए हैं, क्योंकि इजराइल जो है वो कह रहा है, इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि अल-अक्सा, मस्जिद अल-अक्सा आने के लिए वो हर मुस्लिम मुल्क के लोगों को इजाजत देगा, और उसमें पाकिस्तान भी शामिल है और वो यहाँ आ सकते हैं। और मैं खुद भी कई पाकिस्तानी नेशनल से यहाँ मिल चुका हूँ। मैंने उनसे जब पूछा कि वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आए या फिर उन्होंने किसी दूसरी नेशनैलिटी का इस्तेमाल किया, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो पाकिस्तानी जो है पासपोर्ट पर ही उन्होंने वीजा लिया, और मतलब पासपोर्ट पे स्टैम्प शायद नहीं किया गया, वो उन्हें पेपर वीजा मिला होगा, लेकिन वो पाकिस्तानी, बहरहाल पाकिस्तानी पासपोर्ट ही दिखा करके यहाँ पर आए और उन्हें इजराइल ने इसकी इजाजत भी दी। तो पाकिस्तान के प्रति एक नरम जो रवैया है वो साफ तौर पर नजर। अच्छा, आपने खुद ही जिक्र कर दिया, मैं भी आपसे यही पूछने वाली थी कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर ये बहुत खबरें चल रही हैं कि कुछ बहुत प्राइम मिनिस्टर के करीबी साथी वहाँ गए हैं, और एक जो रिलीजियस अफेयर के जो हैं मौलाना साहब ताहिर अशरफी साहब, वो भी वहाँ पर गए हैं। तो इसके बारे में क्या खबरें, लेकिन आपने खुद ही ये बता दिया। लेकिन ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि किसी अखबार में भी ये खबर शाया हुई है, तो कोई अच्छा मुस्तनद क्रेडिबल पेपर है जिसमें ये खबर शाया हुई है? ये खबर जेरूसलम पोस्ट में शाया हुई है, और इसमें सिर्फ इस ट्वीट के हवाले से ये बात कही गई। यहाँ पर लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, इस्लामी दुनिया का एक न्यूक्लियर पावर है और बहुत बड़ा मार्केट भी है। तो मतलब ताल्लुकात बनाने को लेकर के यहाँ पर लोग जाहिर है मुझे तो ओपन नजर आते हैं, चाहते भी हैं, और ये खुल करके दिखता भी है
यहाँ पर लोगों से बात होती है तो वो कहते हैं कि क्यों नहीं, एक अहम मुल्क है, उसके साथ क्यों हम ताल्लुकात नहीं बना सकते। दरअसल इसराइल तो हर मुल्क के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए तैयार है। ये एक छोटा मुल्क है, इसे अपनी टेक्नोलॉजी जो है उसको एक्सपोर्ट करना है, और जाहिर है कि वो बाजार चारों तरफ खोज रहे हैं, और ऐसे में पाकिस्तान भी बहुत बड़ा मार्केट है, तो इन्हें तो ये तो उसकी खैर मकदम करेंगे अगर ऐसा कुछ होता है। अभी जो ये कहा जा रहा है कि टर्की एक फैक्टर बन गया है जिसकी वजह से शायद ये ताल्लुकात न बन पाए, क्योंकि टर्की के इसराइल के साथ अर्दोगान के रहनुमाई में जो है ताल्लुकात काफी खराब हुए हैं। हरिंदर, मुत्तहिदा अरब इमारात के बारे में ये सुना है कि वहाँ तो काफ़ी बहुत रेडिकल किस्म की तब्दीलियाँ आ रही हैं, किताबों में भी तब्दीली हो रही है, और जो उनका निसाब है, जो सिलेबस है, उनमें भी कुछ तब्दीलियाँ की जा रही हैं। क्या ऐसी खबरें हैं वहाँ पर इसराइल में? एक खातून जो कि डिप्टी मेयर हैं जेरूसलम की, वो वहाँ से लौट कर आई हैं, और मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैं उनसे जब बात कर रहा था तो उन्होंने कहा मुझे कि सबसे हैरानी वाली बात, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सबसे बढ़िया डेवलपमेंट जो उन्हें जो नजर आया वो ये है, क्योंकि यहाँ पर इंसाइटमेंट को लेकर के काफी चर्चा होती रहती है। जब भी इसराइल फलस्तीनी तनाज़े की बात होती है तो यहाँ इसराइल में ये कहा जाता है कि वहाँ टेक्स्ट बुक्स में चीजें जो हैं वो इतना एंटी इसराइल नैरेटिव है, जिसकी वजह से वहाँ पर हर बच्चा जो स्कूल में जाता है वो इसराइल की मुखालफत अपने आप करने लगता है, क्योंकि उसे यही पढ़ाया जाता है, उसे इसी तरह से तैयार किया जाता है उसके माइंडसेट को कि इजराइल जो है वो खराब मुल्क है, और इस तरह की बातें होती हैं। तो वो कह रही थी ये खातून की वहाँ मुत्तहिदा अरब अमीरात में लोगों ने उन्हें बताया कि वहाँ पर खासा बदलाव आया है, बहुत तब्दीली आई है वहाँ के सिलेबस में, और इजराइल को लेकर के जो चीज़ें हैं वो पहले से काफ़ी बेहतर हुई हैं, जो नैरेटिव है वो काफ़ी बदला है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये साफ तौर पर लोगों के बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है उसमें भी नज़र आ रहा है कि लोग जो हैं उनकी सोच काफ़ी बदली है इजराइल को लेकर के। और अभी कोरोना के दौर में कहा जा रहा है, मतलब वहाँ मुत्तहिदा अरब अमीरात के सारे अखबारों में तकरीबन हर रोज पहले पन्ने पर जो है इजराइल को लेकर के खबरें छप रही हैं, और 10,000 इजरायली कहा जा रहा है कि अभी वहां पर मौजूद हैं इस दौरान, जबकि पूरी दुनिया जो है हर सारा कारोबार ठप पड़ा हुआ है और लोग जो है अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। 10,000 इजरायली जो हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं, और कहा जा रहा है कि ये बड़ा ही वार्म पीस है, अनलाइक जो कि मिस्र और जॉर्डन के साथ जो पीस एग्रीमेंट है, जो इनका जो सिफारती ताल्लुकात हैं, वो कहा जाता है कि ये जो हैं ये रेजीम्स के बीच में है, और लोगों की सोच बहुत अलग है। लेकिन बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमीरात में जो है वो माहौल बिल्कुल अलग है, वहाँ लोग भी बहुत वार्मथ दिखा रहे हैं इजराइल की तरफ। अच्छा, हरिंदर, बस आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगी कि खैर आपने ख़ुद भी जिक्र कर दिया कि इसराइल इसमें कामयाब हो गया कि वो मशरिक़ वस्ता में फ़लस्तीनियों का जो मसला था उसको पसे पुश डलवाने में कामयाब हो गया, और अब जब भी ये बात होती है तो ईरान का जौहरी प्रोग्राम सर फहरिस्त रहे। क्या ये, और फिर सदर ट्रंप ने तो आकर बिल्कुल कमाल ही कर दिया, उन्होंने तो जो इसराइल के सारे इक़दाम थे उन पर एक तरह से उन्होंने जो मोहरे तस्दीक है वो सख्त कर दी कि तो वो जो एक फ़लस्तीनियों का अमन का ख्वाब है, तो क्या वो बिल्कुल अब दफन नजर आता है, दफन हो चुका है? कुछ आगे उसमें उम्मीद, कोई रोशनी की किरण, कुछ नहीं? देखें, जब ये ताल्लुकात बने यूएई और बहरीन के साथ जो ताल्लुकात बने, उस समय ये कहा गया कि इन ताल्लुकात के बनने के बाद अभी जो अमन के सिलसिले में मुज़ाकरात रुके हुए हैं उसमें पेशरफ्त होगी। वो कोशिश करेंगे कि इसराइल पर दबाव डाल करके इन चीज़ों को फिर से शुरू करा सकें। फ़लस्तीनियों के लिए किसी तरह की कोई तब्दीली होती नज़र नहीं आ रही, और जहाँ तक इन मुल्कों का सवाल है तो उनकी तरफ से किसी तरह का कोई दबाव पड़ता नज़र नहीं आ रहा। तो दोस्तों, ये थे यरूशलेम से सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हरिंदर मिश्रा। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा।